दोस्तों, किसी भी सभ्य राष्ट्र यानी सिविलाइज्ड नेशन की वास्तविक शक्ति उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी राजनीतिक सत्ता में नहीं होती, बल्कि उसकी न्याय व्यवस्था यानी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में होती है। यदि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन शरीर है तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी उसकी आत्मा है। यदि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्र का हृदय है तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी उसकी धड़कन है। यही वो संस्था है जो सुनिश्चित करती है कि शासन यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कानून यानी लॉ के अनुसार चलना चाहिए, सत्ता संविधान की सीमाओं में रहे और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, ये तय करना न्यायपालिका का काम है। आज मैं इस वीडियो में आपको भारतीय न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इंडियन जस्टिस सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को ठीक से समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे विशाल, जटिल और प्रभावशाली न्याय व्यवस्थाओं यानी कि जुडिशियल सिस्टम्स में से एक है। इसका आधुनिक स्वरूप अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल के दौरान विकसित हुआ देखा जाता है, लेकिन इसके संवैधानिक आत्मा ये 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ बनती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमारे जुडिशियल सिस्टम को संवैधानिक आत्मा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सोल प्राप्त होता है। भारतीय न्याय प्रणाली मुख्यतः कॉमन लॉ सिस्टम यानी कि कॉमन लॉ प्रणाली पर आधारित है। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि न्यायालय केवल कानून की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन नहीं करती, बल्कि अपने निर्णयों, आदेशों और नजीरों यानी प्रेसिडेंट्स से विधि के विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लॉ में सक्रिय भूमिका निभाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान जो है यह न्यायपालिका की आत्मा है और भारतीय न्यायपालिका का मूल उद्देश्य है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना, रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन को स्थापित करना और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और न्याय यानी जस्टिस को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना। न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करे और सरकार की मनमानी यानी आर्बिट्ररीनेस पर रोक लगाए। और यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वॉयलेट करता है, तो उसे शून्य यानी वॉइड डिक्लेयर कर दे। इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर कहा जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला आप देखें तो उसमें यह बात स्पष्ट तरीके से की गई है। भारत की न्यायपालिका एक सुव्यवस्थित पिरामिड यानी जुडिशियल पिरामिड की तरह संरचित है। सबसे शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जिसके नीचे राज्य या राज्यों के समूह के लिए हाई कोर्ट्स हैं और उनके अधीनस्थ होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये सब एक सिस्टम का पार्ट है जिनका काम है न्याय प्रदान करना। यह संरचना केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में न्याय मिले और साथ ही अंतिम स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है संविधान के लागू होने के साथ, और ये नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित है। शुरुआती समय में इसके कार्यवाही संसद भवन में होती थी यानी पार्लियामेंट हाउस में, और जो जगह इसको अलॉट की गई थी वो था प्रिंसेस चैम्बर। वर्तमान भवन में 1958 में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुआ है। संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इसकी स्थापना हुई है। शुरुआत में इसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, मतलब कुल मिलाकर 8 लोग सुप्रीम कोर्ट को संचालित करते थे। समय के साथ मुकदमों की संख्या बढ़ने लगी और संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी। आज चीफ जस्टिस सहित 34 जजेस हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 37 हो जाएगी चीफ जस्टिस के अलावा, मतलब कुल मिलाकर 38 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन होती है, जिसके आधार पर नियुक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का एपेक्स कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यानी अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। इसके निर्णय देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होते हैं। यह सिद्धांत आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी मूल अधिकारिता होती है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी अपीलीय अधिकारिता होती है और रिट जुरिस्डिक्शन यानी कि रिट अधिकारिता होती है, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत वो 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, जिसे परामर्श अधिकारिता कहते हैं, आर्टिकल 143 के तहत। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति अधिकारिता भी मिलती है, जिसे एसएलपी कहा जाता है। यह आर्टिकल 136 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की पावर मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं ये रिट क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है,
किस तरह से हमारी हायर जुडिशरी काम करती है, किस तरह से सबऑर्डिनेट जुडिशरी काम करती है, कैसे फंक्शनिंग होती है, तो आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और लगभग 140 घंटों से ज्यादा समय में मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया है आसान शब्दों में। आप उस लेक्चर से जुड़ें और संविधान को बहुत डिटेल में समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स काम करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 214 यानी आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, जबकि आर्टिकल 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट हाई कोर्ट यानी एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जो कि एक ही हाई कोर्ट दोनों राज्यों के लिए है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। इनमें कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है, जो 1862 में बना हुआ है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायाधीशों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है। हाई कोर्ट्स राज्यों के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय यानी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट माने जाते हैं एट द स्टेट लेवल। इनके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और कुछ मामलों में रिट जुरिस्डिक्शन भी होता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू और कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन का भी ये उपयोग करते हैं। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट न केवल फंडामेंटल राइट्स बल्कि अन्य लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा व्यापक है। इस हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आते हैं जिला स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जिसे जिला न्यायपालिका कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट इसके तहत आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मामले जाते हैं, जबकि सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मामले जाते हैं। यदि वही न्यायिक अधिकारी सिविल मामलों की सुनवाई कर रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। यदि उसके पास क्रिमिनल केसेस हैं तो उसे सेशन जज कहते हैं। इसके अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, ये दो भी हायरार्की है। जब ये जज क्रिमिनल मामले को सुनते हैं, इनके पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता है, तब इन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहा जाता है और इनके चीफ होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इसका गठन संविधान के आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में होता है और मैजिस्ट्रेट से कोर्ट एस्टैब्लिश होते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। वहीं सिविल जजेस के कोर्ट एस्टैब्लिश होते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत। जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल में दीवानी न्यायालय कहा जाता है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी संपत्ति विवाद, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी संविदा या अनुबंध, इंजंक्शन यानी निषेधाज्ञा, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार और पार्टीशन यानी बंटवारा जैसे प्राइवेट मामलों के विवादों की सुनवाई करते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स को आम बोलचाल में फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। ये चोरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, रेप ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं। इसके अलावा राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, जिनमें रेवेन्यू डिस्प्यूट्स, कृषि भूमि, नामांतरण यानी म्यूटेशन, डिमार्केशन यानी सीमांकन, भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू जैसे मामले जाते हैं और इनके अधिकार में इनका निपटारा करना आता है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, कमीशंस होते हैं, लेबर कोर्ट्स होते हैं, पॉक्सो कोर्ट्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं, जहां पर में विशेष न्यायिक प्रणाली अपनाई जाती है इन मामलों को सुनने के लिए। दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अंतिम प्रहरी माना जाता है। फाइनल सेंटिनल है ये न केवल विवादों का निपटारा करती है, बल्कि संविधान की आत्मा को जीवित रखती है। जब नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रहार होता है, जब सरकार अपनी सीमाएं लांघ देती है, जब कानून और न्याय के बीच में संतुलन डगमगाने लगता है, तब न्यायपालिका आगे बढ़कर घोषणा करती है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता किसी व्यक्ति, सरकार या संस्था की नहीं है, बल्कि संविधान और कानून की है। यही भारतीय जुडिशरी यानी न्यायपालिका का वास्तविक महत्व है। यह केवल अदालतों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और संविधान की रक्षा के लिए स्थापित एक लिविंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगी, निर्भीक रहेगी, तब तक भारतीय लोकतंत्र की नींव अटूट बनी रहेगी, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने इंडियन जुडिशरी सिस्टम को ठीक से समझा होगा। बहुत कम शब्दों में मैंने इनकी हायरार्की भी समझाई है।
मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर्स ला सकता हूं अगर आप समझना चाहते हैं कि लेबर कोड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, रेवेन्यू कोड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फैमिली कोड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। मैं इन पर आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर के आ सकता हूं, कितने ही डिटेल में। क्या आप ऐसे किसी वीडियो के इंतजार में हैं जहां आप इन अलग अलग कोड्स की कार्यप्रणाली, एस्टैब्लिशमेंट, पावर, इन सब के बारे में जानना और समझना चाहते हैं? तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि पहले आप किस विषय पर संबंधित जो कोड हैं उनके बारे में जानना और सुनना चाहते हैं। हमें खुशी होगी आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो ला करके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखना है आपको, क्योंकि आपका होना ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए। जय हिंद।